ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए सीज फायर को लेकर संसद के दोनों सदन में बहस हो चुकी है और दोनों ही तरफ से, चाहे हम पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बात संसद के दोनों सदन में रखी गई है और विपक्ष की तरफ से बहुत से सवाल सरकार से इस दौरान पूछे गए। विपक्ष की तरफ से सरकार से पूछा गया कि इस सब की जिम्मेवारी किसकी होगी और क्यों सरकार जिम्मेवारी से भाग रही है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। अब दिल्ली में मॉनसून सत्र चल रहा है, दिल्ली विधानसभा का, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान तमाम तरह के जो बातें हैं वो कही गई है और इसमें सवाल अब रेखा गुप्ता की तरफ से सारे विपक्षी दलों से पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं जया बच्चन से, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर ही सवाल उठाया था। आज विश्लेषण में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में रेखा गुप्ता ने किस तरह से पूरे विपक्ष को लपेटा है। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और मॉनसून सत्र के पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई। यहां भी पक्ष विपक्ष की तरफ से अपने अपने जो बातें हैं वो ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर रखी गई। इसी बीच सूबे की मुखिया रेखा गुप्ता की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया, अपनी बातें रखी गई और रेखा गुप्ता की तरफ से सबसे पहले सवाल किया गया कांग्रेस से। हालांकि दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी सदन में उनकी तरफ से सवाल उठाया गया कि जब संसद में चर्चा हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर, तो कांग्रेस और तमाम विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि जो पहलगाम की आतंकी घटना हुई या किस तरह से उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर हुआ, तो इस सब के लिए जिम्मेवार कौन होगा। इस जिम्मेवारी को लेकर ही रेखा गुप्ता ने विधानसभा में विपक्ष को जमकर लपेटा है। अब रेखा गुप्ता कांग्रेस से सवाल कर रही हैं, जो युद्ध हुए हैं उनमें किस किस तरह के परिणाम रहे हैं या क्या क्या देश के साथ हुआ है, इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ली गई, लीजिए जिम्मेवारी। तो रेखा गुप्ता क्या सवाल उठा रही हैं कांग्रेस पर, जो विपक्ष की तरफ से लगातार जिम्मेवारी को लेकर सवाल उठाए गए कि इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। एक बार आप सुनिए कि दिल्ली विधानसभा में सूबे की मुखिया रेखा गुप्ता जिम्मेवारी को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। 1947 से आपकी सरकार दिल्ली में, देश में राज कर रही है। आपने खूब श्रेय लिया देश को आजाद कराने का, तो देश के विभाजन की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आपने? आपने खूब श्रेय लिया कि भारत को हमने जिताया, भारत को हमने आजाद कराया, तो जब कश्मीर जो भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान उस पर कब्जा कर रहा था, तो आपने उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ली? ये आप लोग थे, कांग्रेस की सरकार थी, जिसके कारण से भारत के कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया और तत्कालिक प्रधानमंत्री उनके अपने नाना यूएन के पास दौड़ दौड़ के मध्यस्थता करा रहे थे और पूरा का पूरा कश्मीर का वो हिस्सा, 13,000 किलोमीटर का वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। तब जिम्मेवारी उन्होंने क्यों नहीं ली? उन्होंने 1962 के भारत चीन के युद्ध की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? जब बिना हथियार के, बिना ठंड के कपड़ों के, बिना बारूद के हमारी सेना के हजारों सैनिक मर गए, तब उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली, बातें करते रहे। मैं पूछना चाहती हूं, 1965 में जब भारत और पाक का युद्ध हुआ, तब क्यों ये सरकार दबाव में आई थी? जीती हुई जमीनें वापस कर दी, समझौते कर लिए गए, मध्यस्थता करवाई यूएन और यूएस की, तब किस दबाव में थी? तब क्यों जिम्मेदारी नहीं ली?
और साथ में बात करना चाहती हूं 1971 के युद्ध की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। सेनाओं ने तब भी शौर्य दिखाया, सेनाएं आज भी शौर्य दिखा रही हैं, पर तब जो सिंहासन पे बैठे हुए लोग होते थे उनमें निर्णय क्षमता नहीं होती थी। 93,000 बंदी पाकिस्तान के सैनिकों को बना लिया गया और बिना शर्त के छोड़ दिया गया। ना तो उसके बदले में पीओके मांगा गया, ना ही 54 सैनिक जो भारत के पाकिस्तान के पास थे उन्हें मांगा गया। मैं पूछना चाहती हूं, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं याद आई मैडम को? जब वो संसद में खड़े होकर के बोल रही थी, तब क्यों शिमला समझौता कर लिया गया? मैं पूछना चाहती हूं, 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और तत्कालिक उनके बाद के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खड़े होकर के ये कह रहे थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तब उन्हें जिम्मेदारी का बोध नहीं था कि उनके इस एक वाक्य ने पूरे के पूरे भारत में हजारों सिखों के घर बर्बाद कर दिए, उनका कत्लेआम कर दिया। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने क्यों नहीं ली? और उसके बाद से लेकर के जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई, कश्मीर घाटी में रोज पत्थर फेंके जाते थे, रोज कत्लेआम होते थे, रोज भारत बदनाम होता था। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कभी नहीं ली, तब भी वो चुप रहते थे। और इतने सारे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, पलायन हुआ, तब उनसे जिम्मेदारी नहीं ली गई। आज वो बात करती है कि जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लेने के बाद ही तो यहां बैठे हैं। और रेखा गुप्ता का सवाल सिर्फ कांग्रेस या पूरे विपक्ष से नहीं रहा। इस पूरी चर्चा के दौरान रेखा गुप्ता की तरफ से सवाल जया बच्चन के उस बयान पर भी उठाया गया, जिसमें जया बच्चन कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने का औचित्य ही क्या था, जब जो महिलाएं थी पीड़ित, जब उनका सिंदूर आतंकी हमले से मिट गया, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया इसका नाम? तो इस पर भी रेखा गुप्ता की तरफ से जया बच्चन को जवाब दिया गया है। एक बार वो भी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर उत्तर था उन सभी आंसुओं का जो हमारी बहनों की आंखों से निकले। ऑपरेशन सिंदूर उन सभी चीखों का उत्तर था जो उन माओं ने अपनी बेटों की अर्थी से लिपट लिपट के चिल्लाई और रोई, उसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। और मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, देश की सभी माताओं बहनों की ओर से, जिन्होंने एक साहसी पिता, एक संवेदनशील भाई और एक दृढ़ शक्ति वाले राष्ट्र नायक की भूमिका निभाते हुए भारत की सभी बहनों का मान सम्मान और स्वाभिमान बचाया। ये सैन्य अभियान नहीं था, ये हर शहीद के परिवार का सम्मान था, जो माननीय मोदी जी की वजह से मिला। 2013 के बाद से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। और इसी विधानसभा में, दिल्ली की इसी विधानसभा में एक दौर ऐसा भी था जब बीजेपी के विधायक कम थे और आम आदमी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में थी। आपको याद होगा, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए कहानी सुनाते थे चौथी पास राजा की। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। और आज जब वक्त बदल गया है, दोनों तरफ से भूमिकाएं बदल गई हैं। आज सरकार में बीजेपी है, विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, तो आज उन्हीं पीएम मोदी के शौर्य के लिए कविताएं सुनाई जा रही हैं। और ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से किया गया, क्या उसमें पीएम की भूमिका रही, आज वो शौर्य और वीरता की बातें पीएम मोदी के लिए इसी सदन में सुनाई जा रही हैं। किसी वक्त सवाल उठते थे पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर, लेकिन आज याद की जा रही है वो बात कि जब सत्ता में आम आदमी पार्टी थी तो इसी सदन के अंदर
जो हमारी आर्मी की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, उसके सबूत मांगे गए थे। और आज इसी विधानसभा में मुख्यमंत्री उन तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं और अब सवाल कर रही हैं वो आम आदमी पार्टी से कि आज आप बताइए कि आप तो हमारी सेना के शौर्य के सबूत मांगते थे। जब आपने कहा अभी यदि जल्दी में ही बात करें तो पहलगाम के जो आरोपी थे आतंकी, उनके बारे में सवाल किया जाता था कि आखिर उन्हें जमीन सटक गई, आसमान निगल गया, क्या हो गया। जब तक कार्रवाई नहीं हुई थी पाकिस्तान पर हमारी आर्मी की, उसके लिए सवाल पूछे जाते थे। तो रेखा गुप्ता ने आज सदन के अंदर पीएम मोदी और उनके नेतृत्व की तारीफ करते हुए सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे हैं कि जो आम आदमी पार्टी सेना के शौर्य के सबूत मांगती थी वो आज चुप क्यों है, जबकि अब हर तरह से जो सरकार है, मोदी जी हैं, वो उनका नेतृत्व पूरी तरह से हर चीज के लिए जवाब दे रही हैं। तो जिस सदन में सेना की शौर्य के सवाल पूछे जाते थे, जिस सदन में सेना के शौर्य के सबूत मांगे जाते थे, जिस सदन में पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए चौथी पास राजा की कहानी सुनाई जाती थी, आज उसी सदन में सेना और पीएम मोदी के शौर्य की गाथा सुनाई जा रही है और विपक्ष चुप बैठकर सुन रहा है। और यही सबसे बड़ी ताकत होती है सत्ता की, कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो वो किस तरह से पीएम मोदी या उनके नेतृत्व पर सवाल उठाती थी इसी विधानसभा में, और आज जब बीजेपी की सरकार है तो उन्हीं पीएम मोदी को लेकर किस तरह की बातें की जा रही हैं, उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय लीडर के तौर पर आज उसी विधानसभा में पेश किया जा रहा है। तो इस पर भी जो लगातार सवाल उठाता रहा था विपक्ष और खासतौर से आम आदमी पार्टी, उस पर भी रेखा गुप्ता ने जमकर विपक्ष को विधानसभा में धोया है। एक बार वो भी सुनिए कि रेखा गुप्ता ने विपक्ष जब सवाल करती थी सेना के शौर्य के लिए तो उस पर क्या कुछ कहा है। आज आपने यहाँ पे जो किया है ये तो कर दिया, जो आतंकियों ने सीधा सीधा मारा, आपने आतंकी अड्डों पे हमला किया वो तो ठीक है, परंतु जो आतंकी सीधा सीधा गोली चला के गए उनको क्यों नहीं मारा? तो मोदी जी ने उसका भी जवाब दे दिया। हर हर महादेव, महादेव ऑपरेशन के तहत उन 3 आतंकवादियों को भी मार दिया। फिर ये कहते हैं कि अब क्या बोलें। तो ये तो विपक्ष की भूमिका है। इन विपक्ष वालों का क्या कहें, इनको कुछ तो बोलना है। इन्हें भारत से प्यार नहीं है, इन्हें भारत से प्यार नहीं है, इन्हें उन सब देश विरोधी ताकतों में प्यार है जहां इनको अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो ये जब सत्ता परिवर्तन होती है तो भूमिकाएं भी बदलती हैं। जो पहले सत्ता जिनके हाथ थी वो आज विपक्ष में है, और जो कभी विपक्ष में थे वो आज सत्ता में हैं। और जब ये सत्ता परिवर्तन होता है, जब भूमिकाएं बदलती हैं, तो उसके बाद बयान भी बदल जाते हैं। जिस तरफ बैठकर कभी आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ में बोलते थे, आज वहां बीजेपी ही सत्ता में है और पीएम मोदी की जो तारीफें हैं वो आज उस तरफ से की जा रही हैं। वहीं कभी इन तमाम जो बातें होती थी पीएम मोदी को लेकर, जिस विपक्ष वाली सीट से वहां विरोध होता था, आज वहां जो विपक्ष में नेता बैठे हैं वो आज शांत हैं और शांति के साथ सरकार का पक्ष सुन रहे हैं। तो सबसे अच्छी खूबसूरती लोकतंत्र की यही होती है कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो भूमिकाएं बदल जाती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे अनचाहे ये भूमिका स्वीकार करनी होती है। जो सवाल उठाए गए थे संसद में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर, जिस तरह जिम्मेवारी की बात उसमें कही गई थी, जिस तरह से चर्चा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाए गए थे, आज दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता ने इन सब का
जोरदार तरीके से जवाब दिया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।